बाद हम नहीं अपने काम की तरफ। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट लेंगरहान। मैं इसको लेंगरहान इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि भूल जाता हूँ उसमें आइलेट्स ऑफ लेंगरहान। ठीक है, तो बस इसको याद कर लो, ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं। इनके जो ट्यूमर होता है या इनका जो कलेक्टिव ग्रुप का प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होता है वो स्किन में रैश करवाता है। टेनिस रैकेट्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, और X100CD1A मिलता है। ये वैसे हम पढ़ेंगे हिम के ऑनको वाले पोर्शन में, बट वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट हाई एंड टॉपिक है, ये याद कर लो। जी ओके, वन सेकेंड, ये भी ऐसा टॉपिक है कि आप मुझे दुआएं करोगे कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, नहीं ब्रो, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने क्या बोला था, हम यहाँ पढ़ते ठीक है कि रिजोल्यूशन इंटरल्यूकिन 10 TGF बीटा परसिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन इंटरल्यूकिन 8 एब्सिस हमने कल पढ़ा दिया आपको, एपीसी समझा दिया, स्कारिंग समझ आ गई। ये बताना चाहता था कि अगर यही चीज हार्ट के केस में होती है तो उसको रिमॉडलिंग बोलते हैं। जी परफेक्ट। एस इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर देते हैं ताकि रिमॉडलिंग से प्रिवेंट हो सके, मोर्टेलिटी बेनिफिट हमें मिल सके वहां पे, कि बंदा मरे ना, जी हमारा सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाता है। गॉट इट। ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन्फ्यूज कर दूं, क्योंकि आप मेरे पास पूरा कोर्स नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जो हाई चीजें जैसे हिस्टियोसाइटोसिस, नॉट माय टॉपिक इन पैथोलॉजी, मैंने आपको दे दिया, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा आपको। Macrophages predominate in late stages of the acute inflammation, peak 2 to 3 days after onset and influence the outcome by secreting cytokines. ऑब्वियस सी बात है, लेट स्टेज में आते हैं साइटोकाइन रिलीज करवाते हैं, यही इनका काम होता है, ट्रांजिशन फेज में होता है। ठीक है, अभी अभी हमने ल्यूकोसाइट एक्सट्रावाइजेशन पढ़ी है, ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले माइग्रेशन होता है एंड रोलिंग होता है, कि भाई यहाँ पर आएगा आपके माइग्रेट करके अपनी एरिया ऑफ इंजरी पे, ये आपकी मार्जिन पे आएगा, मार्जिनेशन सॉरी माइग्रेशन नहीं, दिमाग घुमा हुआ है मेरा, मार्जिनेशन मार्जिनेशन मार्जिनेशन, मार्जिन पे आएगा, रोल कट करेगा, उसके बाद टाइट बाइंडिंग होगी जिसको एडिशन जी बोलते हैं, डायपिडेसिस होगा, देन आपका माइग्रेशन होगा या ट्रांसमाइग्रेशन होगा। ठीक है ठीक है, जी extravasation predominantly occurs at post capillary venule, post capillary venule, post capillary venule। इसका मकसद क्या होता है डॉक्टर साहबा, ये आपके आर्टरीज, ये आपके कैपिलरीज होते हैं, इस तरफ आपका आर्टरी होता है, इस तरफ आपका वेन होता है, फॉर सपोज जंक्शन पे होता है ना कैपिलरी, और थिनर होते हैं, इनके इनमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है क्योंकि इनका नेट एरिया जो होता है क्रॉस सेक्शनल वो बहुत ज्यादा होता है। जी और यहाँ से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल जो ये जो पॉइंट है, यहाँ से आपका निकलता है, ये आर्टीरियोल होता है आर्टरी वाला, यहाँ पर वेन्यूल होता है, तो जो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल होता है वहां से आपका निकल जाता है क्या, ल्यूकोसाइट। जी पहले मार्केशन होगी, एंडरोलिंग होगी। ये इसमें क्या होता है कि आपका जो ई सिलेक्टिन होता है, कुछ चीजें होती हैं जो वेसल पर होती हैं, एंडोथेलियल सेल पर होती हैं, कुछ जी चीजें होती हैं आपके ल्यूकोसाइट पर होती हैं। जो ल्यूकोसाइट है यानी इसको फॉर सपोज हम न्यूट्रोफिल कंसीडर करके चलते हैं, तो जो ल्यूकोसाइट होगा उसपे साइलाइन लुइस एक्स होगा, वो बाइंड करेगा ई सिलेक्टिन के साथ। अच्छा, ई सिलेक्टिन की एक्सप्रेशन को कौन बढ़ाता है, टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1। वही टीएनएफ और इंटरल्यूकिन 1 जो मैक्रोफेज से रिलीज हो रहे थे, जो इन्फ्लेमेशन को प्रोपोगेट कर रहे थे। इसी तरह से प्री टीएनएफ सिलेक्टिन चीज है, टीएनएफ जी जी, अल्फा, ये टीएनएफ अल्फा जो मैक्रोफेज हाँ, रिलीज कर रहे थे, और इंटरल्यूकिन 1 तो अलग से आ रहा है साइटोकाइन। ठीक है दोनों साइटोकाइन दोनों मैक्रोफेज से आते हैं ना। ठीक है ठीक इंटरल्यूकिन है, 1 भी। वन हाँ टीएनएफ, इंटरल्यूकिन 1 भी टीएनएफ देखिए, टीएनएफ 1 इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 6 टीएनएफ अल्फा देखिए इंटरल्यूकिन 8, ये सारी चीजें आपकी मैक्रोफेज से आती हैं। ये आपकी साइटोकाइन में लिखी हुई है ना उधर। बिल्कुल लिखी हुई इंटरल्यूकिन 1 हाँ 6 टीएनएफ अल्फा 8 12 हाँ, 8 मैक्रोफेज। 12, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पी सिलेक्टिन जो होता है वो वाइबल प्लाइडी बॉडी से आता है, वो जी आपके वेस्कुलर स्ट्रोमा पर होता है, यानी ठीक है एंडोथेलियल सेल पर होता है। किससे बाइंड करता है, साइलाइन लुइस एक्स से। ग्लाइकिम 1 CD34 एल सिलेक्टिन से बाइंड करता है। अब ये आपने ये रटा मार साइलेंट दिया। साइलेंट लुइस क्या होता है? ये एक कंपाउंड होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ओके जो कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर होती है। ल्यूकोसाइड्स के बाहर होती है। ठीक है, ये बाहर होती जैसे है। आपके हाथ दिए हुए ना, आप नेचर ने आपको
अल्लाह ने आपको हाथ दियो ना, आप किसी से मिलते हो, किसी अपने दोस्त से बोलते हो अस्सलाम वालेकुम, वो हाथ में लगे कहती है वालेकुम अस्सलाम। आपका हाथ सेलेल सेक्स है, आपकी दोस्त का हाथ पी सिलेक्टेड है। आपका हाथ एल सिलेक्टेड है क्योंकि आप ल्यूकोसाइड हो, आपकी दोस्त का हाथ जो है वो क्या है, ग्लाइकेम 1 CD34। अच्छा, अब अगर तो जब मार्जिनेशन का मार्कर हाँ पूछते हैं तो ई सेलेक्टिन पिक करना है, पी सेलेक्टिन पिक करना है? देखिए, मार्कर कहना गलत है। हाँ, तो मार्कर सवाल आता है। हाँ मार्कर नहीं है ये, समझिए समझिए इस बात को, मार्कर कुछ और चीज होती है। लेकिन सही आप कह रहे हैं। चाहते हो उसका जवाब ई सिलेक्टेड दे गया ना, आप बस इतना इतना बता देता हूँ। ओके, ठीक है, उसका रीजन क्या है, TNF और इंटरल्यूकिन 1 क्या है ना, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है, वो ई सिलेक्टिन की लेवल को बढ़ा रहे हैं। तो मार्जिनेशन जो स्टेप है वहां पर अगर आपको ई सिलेक्टिन एक्सप्रेस मिल रहा है तो आप समझ जाओगे हाँ ये मार्जिनेशन का सीन चल रहा है। ओके, आई नो कि ओके, आपकी वर्डिंग में थोड़ा मसला है, लेकिन ठीक कॉन्सेप्ट है, जो आप पूछना चाहते हैं वो ई सिलेक्टिन से रिलेट होता है। मुझे कुछ याद आ ठीक रहा है, है, यूवर्ट है इसका। ठीक है, जी, जी। ठीक है? उसके बाद क्या है, मार्जिनेशन एंड रोलिंग डिफेक्टिव इन ल्यूकोसाइट एडिशन टाइप 2, कि भाई अगर ठीक है। सेल लुइस एक्स ना हो, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक का हाथ ना हो तो हाथ मिल पाएंगे आपस में, नहीं, या बांध दूं मैं हाथ, नहीं मिल पाएंगे ना। इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 2। अच्छा फिर टाइप 1 भी होती होगी। टाइप 1 क्या होता है, टाइट बाइंडिंग वाला जो स्टेप है उसमें आईकेम होता है एंडोथेलियल सेल के पास, CD54 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियल 54 बोलते हैं, CD11 18 इंटीग्रिन LFA1 MEC1 होता है आपके पास, न्यूट्रोफिल के पास। अगर ये वाला डिफेक्टिव हो, CD18 या CD11 इंटीग्रिन या LFA1 या मैक 1, सब एक ही चीज के नाम है, तो आपको क्या होगा, ल्यूकोसाइड एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 1, decreased ओके, CD18 integrin subunit, one of the most high yield thing to be asked by UWorld, by embossed, by NVMEs, by everyone 20। हुँ, मैं आपका टीचर होता इन दोनों पे जरूर सवाल बनाता। ठीक है, VK1 CD106 VLA4 इंटेग्रिन के साथ बाइंड करता है, VLA4 ठीक है, इंटेग्रिन ल्यूकोसाइड पे होती है। अब ये आपको खुद बैठ के रट्टा मारना पड़ेगा। ऐसी चीजें ठीक जो है, ऐसे टॉपिक है, इनका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी ही व्हाट्सएप चैट में सेंड कर दो। जब फ्री बैठी हो याद करती रहो, किचन में बैठी हो, कोई और काम कर रहे हैं आप, टीवी देख रहे हैं बच्चे, आप उसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ती जाओ। यूएसएमएल ऐसे नहीं होता है कि आपने 1 घंटा पढ़ा हो गया, आपको डेडिकेशन देनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, उसके बाद जी, डायबिटीज क्या होता है, ट्रांसमाइग्रेशन होती है, WBC ट्रैवल करते हैं बिटवीन द एंडोथेलियल सेल एंड एग्जिट करते हैं ब्लड वेसल को। PKM1 होता है आपका, CD31 होता है कहां पर, वेस्कुलर स्ट्रोमा पर, PKM1 CD31 सेम होता है ल्यूकोसाइड पर। जैसे आप जी, दोनों के हाथ जो है एक ही तरह के। माइग्रेशन की बात करोगे, WBC ट्रैवल करते थ्रू द इंटरस्टिशियम तो द साइट ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन। ट्रांसमाइग्रेशन था कि यहाँ से यहाँ क्रॉस करके जाना, जिसको हमने डायपिटेसिस भी बोला, मूवमेंट को। जी, अब ये जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल है ये कहीं पे घूम फिर के जो साइट ऑफ इंजरी है वहां पे जाता है, इसको बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, गाइडेड बाय कीमोटैक्टिक सिग्नल, जो अभी हम देखने गए थे, C5a इंटरल्यूकिन 8 LTB4 5-HETE कैलिक्रिन प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर N फॉर्माइल मेथायोनिन पेप्टाइड्स। ठीक है। अब जो 5-HET है वो तुमने पहली बार देखा है अगर, तो एक दफा नहीं, क्या करोगी, मस्कुलो की फार्मा ये वही है खोलोगी। ना? नहीं, नहीं, ये हाँ, वही है, जो प्रीकर्सर है एग्नोनिक एसिड का ना? गुड गुड गुड, आई एम हैप्पी कि तुम्हें ये पता है। ठीक है, दैट मींस कि तुम एग्जाम के लिए तैयार हो। ठीक है, ये तैयारी तुम्हारी ऑलमोस्ट पीक पर आके पहुंची है। जब तुम अगर जिस बच्चे को 5-HET का बताया ना, दैट मींस के ही नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बस तुम्हें समझ आ गया मैं जो बोलना चाहता था, फार्मा की जी, मस्कुलो में रिलेट करना चाहता था। इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, एक्सनाइट कुछ इसका नाम है आगे। एन फॉर्मल मेथायोनिन की तारीफ बताओगी कुछ? ये बस मैंने वहीं पढ़ा है न्यूट्रोफिल वाले चैप्टर के अंदर, चलो एक चीज जो याद हीम कर के लो, अंदर। एक चीज याद कर लो, जैसे तुम्हारी बॉडी में AUG है ना, AUG कोडॉन, ठीक है। हुँ, AUG कोडॉन क्या बनाता है, आपका फर्स्ट स्टार्ट कोडॉन होता है, और ये क्या बनाता है, मेथायोनिन। ठीक है। हुँ, हुँ, इस तरह से जो AUG बैक्टीरिया में होता है वो क्या बनाता है, एन फॉर्माइल मेथायोनिन। ठीक है। तो इसका मकसद ये हुआ कि एन फॉर्माइल मेथायोनिन ह्यूमन की नॉर्मल प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है, ये जब भी तुम्हें बॉडी में मिले दैट मींस कि आपकी बॉडी हिट हो चुकी है किसी ना किसी बैक्टीरिया से। ओके। समझ आ रही है ना मेरी बात जी, कि जी, ठीक है। एवोल्यूशनरी AUG, क्योंकि बैक्टीरिया आपके अब्बा दादाओं में से एक हैं, क्योंकि आप जो बने हो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बने हो, अगर आप साइंस को फॉलो कर रहे हो फिल वक्त, तो जो AUG था उनमें इनफॉर्मल मेथायोनिन बनाता है, आपकी बॉडी में ये जस्ट मेथायोनिन बनाता है। तो आपकी बॉडी में इनफॉर्मल मेथायोनिन बनाने वाली मशीनरी है ही नहीं। इसका मकसद है ये ठीक कोई है, एक्सोजेनस पार्टिकल है, ये बैक्टीरिया है जो लेके आया है। वन ऑफ द मोस्ट स्पेसिफिक चीज है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ अब बैक्टीरिया बॉडी में प्रेजेंट है। ओके।
अकल काम कर रही है ना जहां मैं लेके जाना चाहता हूँ। जी सवाल पे बहुत तुम्हें हेल्प करेगी ये चीज। C5 तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट है, इंटेलिजेंट 8 तुम्हारा खुद का प्रोडक्ट है, LTP4 खुद का प्रोडक्ट, 5HTTE खुद का प्रोडक्ट, जी कैलिग्रेनी खुद का प्रोडक्ट, लेटिलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर खुद का प्रोडक्ट, इनफॉर्मल मैथनिक एसिड बाहर वाला। बैक्टीरिया सारा जी। का मकसद क्या है अल्टीमेटली, माइग्रेशन वाले स्टेप में न्यूट्रोफिल को यहाँ से यानी जो ये क्रॉस करके आया इसको कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लेके जाना जहां पर इसकी जरूरत है। ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, अच्छा, प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन। ये सब चीजें तो हैं कि जो CD फैक्टर है वो भी याद करने इंपॉर्टेंट है, उनको भी रिकॉग्नाइज करना है। देखो एक चीज याद कर लो, फर्स्ट एड को जितना पढ़ोगी ना उतने पैसे हम्म। ज्यादा मिलेंगे फ्यूचर में ओके। जाके। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एड में अगर ये जो 1 2 3 4 है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। अगलों ने भी अपनी जान लगाई हुई है फर्स्ट एड बनाने पे। तुम रोबिन्स उठाओ और ये वाला टॉपिक खोलो, इन्फ्लेमेशन वाला। अगर तुमने 3 दिन से पहले कंप्लीट कर लिया ना मैं सलाम करूंगा तुम्हें। मैंने अगर पहले उनमें, पैथो पूरे 1 महीने में हाँ पढ़ी थी। मैं वही कह रहा फिर हूँ ना, मैंने मैं वही समझा रहा हूँ ना, मैंने खुद इम्यूनो का जो यूवर्ल्ड है वो 4 महीने में किया हुआ है। लेकिन हाँ वो अलग बात है, मैंने उसमें इंटीग्रेट किया, हिस्टियोसाइटोसिस खुल गया है तो सारा दिन उस पर बैठ गया। कहने का मकसद ये है कि अगर उन्होंने डाउन साइज करके कुछ चीजें रखी हुई हैं तो वो इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है। नो डाउट ये लेस यील्ड रखते हैं। हाई यील्ड क्या है, जैसे मैंने, अब तुम मेरा देखो ना मैं किस चीज पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, सीडी पे क्या मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तुम्हारे साथ इतना। नहीं नहीं ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल मिथाइल पे मैं तुम्हें अब्बा अम्मा की कहानियां भी सुना रहा हूँ। पागल जी हूँ? जी। समझ आ रही है ना मेरी बात? मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरा मैं बोलने का समझ रही तरीका हूँ। है। हाँ मैं समझ रही ओके। हूँ। मैं क्रोनिक बिल्कुल जी। इन्फ्लेमेशन का क्या सीन है, प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेशन जिसमें मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल। क्योंकि ये थोड़ा जी बहुत स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, उसमें प्लाज्मा सेल, उसमें प्लाज्मा और लिम्फोसाइट का काम होता है। ठीक है। इट लीड्स टू साइमल्टेनियस टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड रिपेयर। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये एंटीबॉडीज आएंगी तो वो टिश्यू की डिस्ट्रक्शन भी करती है, रिपेयर भी होता है वहां पे, इंक्लूडिंग एंजियोजेनेसिस एंड फाइब्रोसिस मे बी जी प्रेसिडेड बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कि भाई ठीक है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन चल रहा हो उसके ऊपर से क्रॉनिक शुरू हो जाए। फॉर सपोज स्टिमुलाई में पर्सिस्टेंट इन्फेक्शंस में टीबी, ट्रेपोनिमा पैलिडम, सर्टेन फंजाई एंड वायरसेस, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी का क्लासिक एग्जांपल, ऑटो इम्यून डिजीज, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू टॉक्सिक एंटीजन सिलिका या फिर आपका फॉरेन मटेरियल। ये सारे आपके स्टिमुलाई होते हैं और ये याद करने वाली चीजें। ट्रेपोनिमा जी पैलिडम सिफिलिस हो गया। ठीक है, उसके बाद मीडिएटर्स में मैक्रोफेजेस आर द डोमिनेंट सेल्स, इंटरेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड टी सेल्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। ये इसको सिंपल आपने कैसे याद रखना है, सबसे पहले कोई भी टीबी का पार्टिकल आएगा उस टीबी के पार्टिकल को मैक्रोफेज उठाएगा, मैक्रोफेज उठा के इंटरल्यूकिन 12 रिलीज कराएगा, क्योंकि 12वीं क्लास में हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, जी इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होकर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, टी सेल क्या वापस देगा, इंटरफ्रॉन गैमा, डिग्री बाद में उठाते हैं, पहले 12 देन डिग्री। ठीक है। ठीक है, पहले 12 देन गामा यानी डिग्री, और गामा के बाद क्या होगा, अब मैक्रोफेज अगेन एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेज क्या करेगा, टीएनएफ अल्फा रिलीज एक करेगा। अल्फा रिलीज। और ये टीएनएफ ठीक अल्फा है। क्या करता है, क्रॉनिक जो ग्रैन्युलोमा होगी उसको प्रोपोगेट करेगा स्टेबलाइज टीबी में। ठीक है, मेंटेन ये करते हैं। बताया मैंने पूरा, क्योंकि आपको अब ग्रैन्युलोमा का कॉन्सेप्ट भी आ गया और जी मैक्रोफेज का, और जो टीएच सेल्स हैं उनका इंटरेक्शन भी पता चल गया कि भाई अब क्या लिख रहा है, TH1 सिक्रीट करता है इंटरफ्रॉन गैमा, हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। मैक्रोफेज का क्लासिकल पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी हो जाता है। अगर यहाँ पर TH2 होता तो इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13 एक्टिवेट करता, वो अल्टरनेटिव एक्टिवेशन करता किसकी, मैक्रोफेज की, जिससे क्या होता है, रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम होता। यानी इसका मकसद ये पता चला कि TH2 ऐसे घर के भाई हैं जिनको रिजोल्यूशन करवाना है झगड़े का, TH1 वो देश बच्चा है जिसको क्या करना है, प्रो इन्फ्लेमेशन करनी है। वो कहता है आओ पहले छितर मार के आते हैं। ये ओके। घर के दो छोटे भाई हैं, मैक्रोफेज ये और आपका जो है TH1। TH2 बड़ा भाई ये जो देखता है यार बहुत हो गई लड़ाई, अब वो कहता है कि अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकालो कोई और सुलह मशवरा करवाओ। तो ये जो वर्ड लिखा है मैक्रोफेज अल्टरनेटिव एक्टिवेशन, इसका मीन हाँ के इस मीन की सप्रेस कर रहा है इसको, मैक्रोफेज को। सप्रेस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि क्योंकि उन्होंने एक्टिवेशन लिखी हुई है, लेकिन मैक्रोफेज का रिपेयर और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम हो सकता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से जी फिलहाल याद रखो, बाकी इसको बाद में ठीक है। देखते हैं सेपरेट वाली चीज को। आउटकम्स में क्या, तुम इतना याद रख लो, TH1 का काम है प्रो इन्फ्लेमेशन, TH2 का काम है एंटी इन्फ्लेमेशन, बात खत्म। ठीक है। ठीक है। TH1 रिलीज करता है इंटरफ्रॉन गैमा, वही वाला जी। मैकेनिज्म जो ग्रैन्युलोमा बनाने में काम आ रहा था। TH2 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 4 और 13, बात खत्म। अच्छा, अब हमने हमने कहा कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी हैं वो हमारे पास इंटरग्रेट 10 TGF बीटा थे, तो उसमें ये भी परफेक्ट, याद करना है एंटी इंफ्लेमेटरी में। कर लो भले कर लो। यही इस चीज के लिए ये बेहतर होता है, मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताता हूँ हम्म। कि अगर एक चीज के लिए चार एक फिनोमिना के लिए 4 चीजें लिखी हुई हैं, जो हाई यील्ड है ना पहले उनको याद करो, बाकियों को अपने दिमाग के खानों में रखो जरूर।
यानी अगर ठीक है। तुमसे कोई पूछे एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन सा, तो फर्स्ट जो इंस्टेंस हो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए, इंटरल्यूकिन 10 TGF बीटा। ठीक है। वो पूछे कि हाँ ये दो ऑप्शंस नहीं, अब क्या होगा 4 और 13। ठीक है। वो पूछे इन दोनों ऑप्शंस के अलावा बताओ 4 और 13। अगर वो तुमसे, क्योंकि थंब रूल या जनरल कॉमन सेंस, जनरल जो चीजें हैं वो ज्यादा इम्प्लीमेंट करनी होती हैं क्वेश्चन में रादर देन रेयर चीजों के। ठीक है। समझ आ रही है ना बात। जी फर्स्ट मैं बिल्कुल। पूछूंगी पाकिस्तान की जबान, नेशनल पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या है, तुम बोलोगी उर्दू, हालांकि तुम पश्तो भी बोलती हो, पंजाबी भी बोलती हो, सिंधी भी बोलते हैं, यहाँ बिल्कुल। पे सराइकी भी बोलते हैं, बिल्कुल। तुमने उर्दू क्यों बोला। या कोई फॉरेनर से पूछूंगा वो क्यों बोलेगा ओ पाकिस्तान दैट हिंदी उर्दू, उन्होंने क्यों बोले इंडिया हिंदी, हालांकि इंडिया में 72 से ज्यादा लैंग्वेज, पता नहीं कितनी भी लैंग्वेजेस है, तुम्हें क्यों हिंदी पता है, क्योंकि तुम्हें जनरल चीज पता है। जनरल चीज पहले याद रखो, बाकी चीजें बाद में। गॉट इट ना। और ये हर ओके। एक में इस्तेमाल करना है जहां पर दो दो तीन तीन चीजें एक ही फिनोमेना को टच कर रही है। ओके। आउटकम क्या होंगे, स्कारिंग होगी, अमाइलोइडोसिस होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें दे दिए थे ऑलरेडी। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अगर क्रॉनिकली हिट करती रहोगी किसी चीज को, जैसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जी। एच पाइलोरी बार बार गट को तंग करता रहेगा, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, वुंड हीलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ वुंड हीलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर फाइब्रोब्लास्ट आपकी ग्रोथ स्क्रीन फैक्टर, गई। हाँ देता हूँ, स्क्रीन भी देता हूँ, इसीलिए मैं बस क्लास को एंड ही कर रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा इंटरनेट का क्या मसला है, बस ये पूरा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, जी। जेनेसिस होगी, वेसल्स बनेंगे, टीजीएफ बीटा एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस दोनों, पीईजीएफ एंजियोजेनेसिस, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ प्लेटिलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर secreted by activated platelets and macrophages induces vascular remodeling and smooth muscle migration. Important smooth muscle migration, important smooth muscle migration stimulate fibroblast growth for जस्ट collagen मोमेंट cells। आके। ठीक है, ठीक है। ओके। मेटेलोप्रोटीनेजेस क्या करते हैं, ये वही मेटेलोप्रोटीनेजेस हैं जो आपके कौन सी कंडीशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एमएमपीस, यस। मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेजेस क्या करते हैं, टिश्यू रिमॉडलिंग करते हैं, बोन को तोड़ेंगे तो बोन के काम उतर जाएंगे। अम्मा जी। हूँ, अब्बा हूँ, यही मसला हो रहा है, मेरी खुद की अम्मा को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एंडोथेलियल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर ईजीएफ स्टिमुलेट सेल ग्रोथ वाया टायरोसिन काइनेजेस, ईजीएफआर1 और ईआरबीबी1, ये वही ईआरबीबी1 है जो ब्रेस्ट कैंसर पे भी आप पढ़ते हो। ओके। टायरोसिन काइनेज को क्या चीज होती है, आपका सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है। इसको हम जब जी प्रोटीन आपने टॉपिक पढ़ा तो हम पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिलहाल इतना याद रख लो, ईजीएफ क्या यूज करता है, टायरोसिन काइनेज, ईजीएफआर, ईआरबीबी1। ये हम बायोकेम में करेंगे ना, जनरल वाली। हो गया तो वहां भी कर लेंगे, ठीक है। नीचे भी पढ़ा है ब्रेस्ट कैंसर की, जो वो जो मार्कर पढ़ेंगे उसमें ही पढ़ा दूंगा मैं आपको, मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद फेज ऑफ वुंड हीलिंग, ये टायरोसिन काइनेज जो असल टॉपिक है ना, ये यहाँ का है, दिखाऊं कहाँ का, आपने खुद से ही पढ़ लेना। ये देखो ईजीएफआर ईआरबीबी1 लंग एडिनोकार्सिनोमा, माजरत मैंने इसको ब्रेस्ट में कर दिया, ठीक है, ब्रेस्ट के लिए कुछ और होता था, ब्रेका वन हर ब्रेका टू है। हाँ हर टू वाला होता है, ईआरबीबी2 है वो, नॉट ईआरबीबी1। ये यही सेम ईआरबीबी1 यही चीज है, ईजीएफआर वाला ही, लेकिन 2 वाला है। आप आपने अच्छा किया कि ब्रेका 1 ब्रेका 2 आपने मेरी वाली टेक्निक अप्लाई की, कि जो जनरल सेंस है वो बताना, लेकिन ईआरबीबी2 भी काम आता है। इसका एक अपना एक ओके। मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आपको, ये पैथो का ही टॉपिक है हमारा, न्यूप्लेजिया का, ठीक है। लेकिन जो ये जो टायरोसिन काइनेज है, यहाँ ये यहाँ का टॉपिक है एंडोक्राइन का, ये यहाँ का टॉपिक है एंडोक्राइन का, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेमेटरी अप टू 3 days आफ्टर वुंड, प्लेटिलेट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस। न्यूट्रोफिल पे एरो इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 दिन में न्यूट्रोफिल आपका यहाँ पर होता है, 3 दिन के बाद मैक्रोफेजेस। ठीक है। फॉर्मेशन, इंक्रीज्ड वेसल परमिएबिलिटी। ठीक है। एक चीज याद रख लो, पहली चीज यहाँ पर आपकी वेजो डायलेशन होती है, नो डाउट, यूबल्ट का एक सवाल है प्रॉपर, कि इंजरी, फिंगर की इंजरी होने से आपकी जो पहली चीज जो इन्फ्लेमेशन होती है, पहले उसमें फर्स्ट इंस्टेंस में वेसल परमिएबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कभी कभार आप क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन भी ऑप्शन अटेम्प्ट करते हो जब आपका वेजो डायलेशन नहीं होता, तो ओके। याद रखना, यस। हद से इंपॉर्टेंट याद रखना। एंड न्यूट्रोफिल माइग्रेशन इनटू द टिश्यू, मैक्रोफेजेस क्लियर डेब्रीज 2 days लेटर। ऑब्वियसली बात है, मैक्रोफेजेस का काम होता है डेब्री को क्लियर करना 2 दिनों के बाद, ठीक है, तीसरे दिन पे आता है। प्रोलिफरेटिव में जाओगी डे 3 तो वीक आफ्टर वुंड, यहाँ पर आपका क्या मिलता है, फाइब्रोब्लास्ट, मायोफाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, केराटिनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, 3 दिन के बाद। ठीक है। अब यहाँ भी लिखा हुआ है, ये वाली बात मुझसे सवाल ना मुझे, सर यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी क्या अटेम्प्ट करें,
ऑब्वियस सी बात है 3 दिन के बाद मैक्रोफेज होता है, 3 दिन के अंदर न्यूट्रोफिल होता है, दैट्स इट बस। जी ठीक है, deposition of granulation tissue important, and type 3 collagen angiogenesis, epithelial cell proliferation, dissolution of clot, wound contraction mediated by fibroblast, myofibroblast important। ठीक है, वर्ड में मायो आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद डिलेड सेकंड फेज ऑफ वुंड हीलिंग इन विटामिन सी एंड कॉपर डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन सी और कॉपर डेफिशिएंसी अगर होगी कोलेजन तो आपको क्या होगा, कोलेजन जो है प्रॉपर्ली आपकी हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, या वो जो मैंकी वाला कॉन्सेप्ट है, मैंकीज डिजीज वाला, ठीक है, वो लास्ट स्टेप जो बायोकेम में लिखा हुआ है ऊपर, वो तुमने याद कर लेना है। ठीक है, तो विटामिन सी एंड कॉपर डेफिशिएंसी, कॉपर, विटामिन सी एंड कॉपर आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कोलेजन, और कोलेजन आपका क्योंकि टाइप 3 कोलेजन यहाँ पर काम आ रही थी, अगर ये नहीं होगी तो काम नहीं बन पाएगा। कॉपर का क्या रोल है कोलेजन में? 20 ब्रो, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा। मेनकी पढ़ा है कभी मेनकी? नहीं, बायोकेम नहीं पढ़ी अभी सही से। चलो ये देखो, ये वाला पेज जो है ना, आपने आज शाम अच्छे से पढ़ लेना है। हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप जो होता है उसमें विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन जो फाइबर होता है वहां पर आपको रिक्वायर्ड होता है मेनकीज। नंबर 7 स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ ये मैंने पढ़ा है। विद द हेल्प ऑफ लाइसाइक्लोसिस। तो ठीक है, कॉपर कंटेन लाइसिल ऑक्साइड होता है, ठीक है। ओके यहाँ पर कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। Awesome. मेनकी इसलिए होते हैं कि कॉपर डेफिशिएंसी को मेनकी बोलते हैं और कॉपर एक्सेस को विल्सन बोलते हैं। ओके एटीपी 7A की डेफिशिएंसी हो, यानी अंदर ना आने दे कॉपर को, तो इसको बोलते हैं मेनकी। एटीपी 7B यानी बाहर ना जाने दे, ये वैसे मैंने निमोनिक याद किया हुआ है। एटीपी 7A अंदर, एटीपी 7B बाहर, बाहर ना जाने दे, तो इसको बोलते हैं विल्सन, कि जमा होता जाता है कॉपर। ओके ठीक है, खैर पढ़ाऊंगा बायोकेम में मैं आपको बहुत अच्छे से। फिलहाल बस इतना याद कर लो, विटामिन सी और कॉपर नहीं होगा तो कोलेजन की प्रॉपर जी। फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली आपका काम नहीं हो पाएगा। रिमॉडलिंग 1 वीक to 6+ months आपने आफ्टर स्क्रीन करेगी। स्क्रीन चली। रिमॉडलिंग में क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं 1 वीक से लेकर आपका 6 months आफ्टर वुंड। उसके बाद क्या होता है, आपका टाइप 3 कोलेजन रिप्लेस बाय टाइप 1 कोलेजन। एक चीज याद कर लें, जो बोन होता है ना, बोन वो हार्ड होता है, उसमें ONE1 कोलेजन होती है। ठीक है, टाइप 2 होती है कार्टिलेज में, 2 फॉर कार्टुलेज, 3 फॉर आर्थरीज एंड आर्टरीज, 4 फॉर द ठीक है फ्लोर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इंक्रीज द जी। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू। जो 3 होती है वो आर्टरीज में होती है तो नरम होगी, जाहिर सी बात है। बोन में होती है 1 तो हार्ड होगी। अब हमने क्या करना है, 3 की जगह 1 लाना है, तो ताकि जो स्कार है वो बहुत पक्का बन जाए। जैसे स्किन पे कभी ओके कभी आपको रप्चर आता है तो वो हार्ड बन जाता है वक्त के साथ। ठीक है, कोलेजनेजेस क्या करते हैं यहाँ पर, रिक्वायर जिंक टू फंक्शन, ब्रेक डाउन टाइप 3 कोलेजन। अगर जिंक नहीं होगा तो कोलेजनेज काम नहीं करेगा, आपका जो स्कार होगा वो नरम का नरम रह जाएगा। ओके तो इसलिए जिंक डेफिशिएंसी क्या करती है, डिलेड वुंड हीलिंग करवा देती है। ओके ठीक है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन और स्कार फॉर्मेशन। अच्छा चलिए, सर कल 10 बजे।